नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। रात के बज चुके हैं 8 और आपके सामने हाजिर हूं बहुत ज़बरदस्त क्लास लेकर के। जो हमारा PYQ का जो साइंस का जो समुद्र मंथन बैच चल रहा है, ये बिल्कुल फ्री चलता है, आप सभी को पता है। इसकी 23 क्लासेज हो चुकी हैं, यानी 23 क्लास इसकी मैंने करवा दी हैं और 24 नंबर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका सपोर्ट देख करके मेरे में मोटिवेशन आता है और मैं अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होता हूं। अच्छा कंटेंट आपको देने की मैं कोशिश करता हूं। बेहतर कंटेंट अगर आपको मिलेगा तो आपको साइंस परेशान नहीं करेगी रेलवे के एग्जाम में, और बिना साइंस के आप रेलवे का एग्जाम नहीं निकाल सकते, आप सभी को पता है। जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर होती है ना, वो रेलवे की तरफ जाने में ज्यादा संकोच नहीं करता, क्योंकि इंग्लिश वाला तो एसएससी में भी जा सकता है, लेकिन जिसकी इंग्लिश कमजोर होती है वो साइंस अच्छे से कर पाता है अच्छे से टीचर्स के द्वारा, और वो रेलवे के अंदर अपनी जॉब को सिक्योर कर लेता है। तो इसी सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हूँ साथी, 24 नंबर क्लास लेकर के। क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत बेहतर क्लास होगी। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने यारों रिश्तेदारों तक, जिससे कि उनको भी पढ़ने का मौका मिले और थोड़ा काउंट बढ़ेगी, बच्चों का प्यार मिलेगा इस चैनल को, तो और भी अच्छा काम मैं आपके लिए कर पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य आपको ज्ञात करना है, कितने न्यूटन का बल लगा रहा है। तो F का मान जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 10 न्यूटन। कितने केजी की वस्तु है, 5 kg की वस्तु है, 5 kg की एक वस्तु है। और विस्थापित कितनी होती है, विस्थापित मतलब S का मान आपको कितना दे रखा है, यहां पर 2 मीटर दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक अलग बात है, और वो अलग बात क्या है, यहां पर M का मान हमें दे रखा है। और साथ ही ये जो M का मान दे रखा है ना, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दे रखा है। गुमराह जानते हैं आप, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। मतलब ये जो मान आपको दे रखा है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, और इसका कोई मतलब नहीं है यहां पर। बात आई समझ में? तो आपको करना क्या है, आपको तो कार्य के सूत्र याद होने चाहिए। कार्य का सूत्र होता है W बराबर FS कोस थीटा, एक होता है W बराबर mgh, एक आपका होता है W बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये 3 ही सूत्र आपके काम आते हैं कार्य के, ये 3 सूत्र। अब इन 3 सूत्र के अंदर से आपको डिसाइड करना है कि आपके इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सूत्र सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो अगर आप देखोगे ना, अगर इस सूत्र की बात करें तो इसमें F का मान यानी बल का मान चाहिए, एक आपको विस्थापन का मान चाहिए। यहां पर आपको बल का मान भी दे रखा है और विस्थापन का मान भी दे रखा है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर आपको M का मान चाहिए, मतलब द्रव्यमान चाहिए, और आपको एक हाइट चाहिए। यहां पर द्रव्यमान तो है, लेकिन यहां पर हाइट नहीं दे रखी है, और इसलिए हम इस सूत्र को हम काम में नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ एक मान दे रखा है M का, 2 मान नहीं दे रखे, और इसमें हमें दोनों मान दे रखे हैं। इसमें हमें M का मान तो दे रखा है, लेकिन वेग नहीं दे रखा, इसलिए हम ये सूत्र भी काम में नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे जो बढ़िया सूत्र है ना हमारा इस क्वेश्चन के लिए, वो आपका ये ऊपर वाला है। तो इस सूत्र के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। देखो, W बराबर F यानी बल का मान आपको कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, गुणा S का मान आपको दे रखा है 2 मीटर। कोस का मैंने कोस लिख दिया, और थीटा की जगह आपको खुद को रखना है। इसमें दे रखा है कि बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित हो जाते हैं, यानी मान लो एक वस्तु है, ये 5 kg की वस्तु है, ये 2 मीटर इस प्रकार से विस्थापित हो रही है, ये 2 मीटर विस्थापित हो रही है, ये यहां से खिसक के यहां आ गई, और बल की दिशा में ही विस्थापित होती है। कहने का मतलब अगर बल इस साइड है ना, तो इसी दिशा में आपकी विस्थापित हो रही है। यानी ये मान लो बल है और ये आपका विस्थापन है, तो बल और विस्थापन की दिशा दोनों की एक ही है। और जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, मान लो इस साइड ही आपका बल है और इस साइड ही आपका विस्थापन है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। इसलिए थीटा की हम क्या काम में ले लेंगे, 0 डिग्री काम में ले लेंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां पर विपरीत दिशा दिया होता तो हम कितना काम में लेते, 180 डिग्री काम में लेते। अगर लंबवत दिया होता तो यहां पर हम क्या काम में ले लेते, 90 डिग्री काम में ले लेते। अब बल की दिशा में दे रखा है, इसलिए हम 0 डिग्री काम में ले लेंगे। W बराबर, यह आ गया आपका 0 का 0 गुण,
इस 10 को हम 2 से गुणा करें कितना आएगा, 20 आएगा, गुणा cos 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है, तो W का मान मेरे साथ ही आ जाएगा 20। लेकिन इस कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है जूल, यानी इसके आगे हम क्या लगा देंगे, जे लगा देंगे, आपका यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो साथी ए है ना, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको तो बस सूत्र याद होने चाहिए अच्छे से। तो ये एक्स्ट्रा जो बात आपको दी मिलेंगी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी मिलेंगी, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है मेरे साथ ही, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट मैंने कार्य का पीछे क्लियर करवाया है। पीछे की जो क्लास है हमारी 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, उस क्लासेस के अंदर मैंने आपको अच्छे से कार्य के बारे में बताया है। तो कार्य का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक आपका जो स्टार्टिंग में मात्रक का जो टॉपिक मैंने करवाया था वो कई दिन तक चला था हमारा, तो मात्रक में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको गति का टॉपिक, गति का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि गति में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह। प्रकाश का टॉपिक ज्यादा चलेगा, विद्युत का टॉपिक ज्यादा चलेगा। यानी फिजिक्स के अंदर 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन रेलवे ज्यादा पूछता है, तो उनका सारा कंसेप्ट हमें क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उस पर किया गया कार्य, या इसे हम क्या कह सकते हैं। यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर हमने क्या किया, बल लगाया। मतलब कोई वस्तु है, ये मान लो कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये मान लो वस्तु है हमारी, इस वस्तु पर हमने बल तो लगा दिया, F तो हमने लगा दिया। अब कितना लगाया वो हम मान सकते हैं, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, जो भी हमने लगाया, इसके ऊपर बल तो हमने लगा दिया, लेकिन ये वस्तु विस्थापित नहीं हुई। इसमें विस्थापन का मान जो था ना वो क्या था, बिल्कुल 0 था। इसमें विस्थापन क्या था, 0। मतलब विस्थापन नहीं होने का मतलब, गतिशील नहीं होने का मतलब क्या है, गतिशील नहीं होने का मतलब तो ये हुआ कि इसमें गति उत्पन्न नहीं हुई, और गति उत्पन्न नहीं हुई तो ये अपनी जगह स्थिर रही है, और अगर ये अपनी जगह स्थिर है ना तो इसका विस्थापन क्या हो गया, आपका 0 हो गया। यानी इसमें F का मान तो कुछ ना कुछ है, लेकिन साथ ही इसमें जो S का मान है वो आपको क्या दे दिया, 0 दे दिया। और इस 0 को मैं इस F से गुणा करूंगा ना तो क्या आएगा, आपका 0 निकल के आएगा। 0 का मतलब होता है कोई कार्य यहां पर नहीं किया गया, कोई कार्य यहां पर नहीं किया गया। तो आपको यही पूछा है कि किसी वस्तु के ऊपर, किसी वस्तु पर बल लगाया गया, किसी वस्तु पर बल लगाया गया और वो वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं आई, यानी उसका विस्थापन 0 है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम यही कहेंगे कि यहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है, यहां पर कार्य का मान बिल्कुल 0 है, 0 है। क्लियर है बात है? अब ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नंबर ए है कि अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है। यहां से हम शक्ति का पता लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें तो F और S दे रखा है। दूसरी बात, इसमें कार्य हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ये भी बात नहीं है, कार्य तो नहीं हुआ, बिल्कुल 0 है कार्य तो। ऑप्शन नंबर सी, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है। हमें क्या पता हमने बल ज्यादा लगाया या कम लगाया है, शक्ति ज्यादा लगी है या कम लगी है, हमें तो नहीं पता। ऑप्शन नंबर डी देखो, यहां पर कोई कार्य नहीं हुआ, और यही बात आपकी सही है। ऑप्शन नंबर जो साथी डी है ना वो आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। तो साथी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है आप बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी जिंदगी है ना वो बहुत कठिन है, आप अलग अलग प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे हो, मुझे अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि ये दिन मेरे में भी आ चुके हैं, इन दिनों को मैं भी फेस कर चुका हूं। और वो भाग्यशाली है जिनको ये दिन मिले हैं, क्योंकि इन दिनों से गुजरने के बाद आपको जब नौकरी मिलेगी ना तब आपको नौकरी की वैल्यू भी पता चलेगी, भाई नौकरी की वैल्यू क्या होती है, और नौकरी करने का भी आपको मजा आएगा, और जीवन जीने में भी आपको मजा आएगा, आनंद आएगा साथी, अगर आपकी जॉब लगती है तो इतना स्ट्रगल करने के बाद। और जिस लड़के को नौकरी नहीं मिलती है उसका सिर्फ एक सपना होता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, मैं घर वालों के लिए कुछ कर पाऊं, मैं मेरे लिए कुछ कर पाऊं, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाऊं, मैं भी अच्छी अच्छी जगह घूम पाऊं, मैं भी गाड़ी लेके आऊं। मतलब बहुत सारे सपने होते हैं। कई ये भी सोचते हैं कि मतलब मैं बहुत अच्छी लेवल के ऊपर जा करके मेरे सारे सपने पूरे करूं। सभी का होता है, ये आपका भी है, मेरा भी है, सभी का है कि अच्छा जीवन हम जी सकें। इसके लिए हमारे पास आज के दिन नौकरी होनी जरूरी है, इसके लिए आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां आपको बताना चाहूंगा, और उन पंक्तियों को अपने स्ट्रगल से जोड़ना। जो व्यक्ति स्ट्रगल करता है उसको इन पंक्तियों को अपने आप पर जोड़ना है। तो पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि म्हारे सपनारी एक ढाणी है,
म्हारे सपनारी एक ढाणी है, छोटी सी मारी कहानी है। तू मिल जाए तो मुकम्मल कर लेवा, तू मिल जाए तो मुकम्मल कर लेवा, नहीं तो आंख्या में बस पानी है, नहीं तो आंख्या में बस पानी है। साथ ही अगर आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप अपने सपने साकार कर सकते हो। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो ये जीवन आपको रुला देगा और आंखों में आपके सिर्फ पानी होगा। ये बात सच है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। जो भी आपको डाउट होता है वो अपने टीचर्स से या अपने सीनियर से, किसी से भी कैसे भी करके आपको वो जो कंफ्यूजन है ना वो आपको नहीं रखना है अपने जीवन के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर। अगर आप कंफ्यूजन नहीं रखते हो, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो साथी कोई बड़ी बात नहीं है नौकरी लेना। बस आपका ईमानदारी से मेहनत आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात साथी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो वस्तु पर बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा। अभी अभी मैंने बताया कि अगर विस्थापन का मान शून्य है ना तो किया गया कार्य भी आपका क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि F कम शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा साथी, आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना वो इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य का गुण नहीं है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए को देखो पहले। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है साथी आपका कि कार्य की दिशा होती है। आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा कार्य का गुण नहीं है, मतलब इसमें से कार्य का गुण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। यानी इसमें से 3 तो गुण हैं और एक इसमें ऐसा है जो उसका गुण नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि जो कार्य आपका होता है उस कार्य की दिशा होती है। साथी बिल्कुल सरासर बात गलत है, 100% बात गलत है। ये कैसे? कार्य जो होती है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब होता है इसके अंदर परिमाण तो होता है, यानी इसका मान तो कुछ ना कुछ होता है, परिमाण तो इसका होता है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती। उसी को हम क्या कहते हैं मेरे साथी, अदिश राशि कहते हैं। और कार्य आपका एक प्रकार की अदिश राशि है, मतलब इसके अंदर दिशा नहीं होती। यही बात आपको गलत दे रखी है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के आधार पर, क्योंकि आपको यह पूछा था कि इनमें से कार्य का गुण कौन सा नहीं है। तो साथी ऑप्शन नंबर ए इस कार्य का उदाहरण नहीं, ये आपका कार्य का मतलब गुण नहीं है, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, न कि सदिश। इसमें देखा कि दिशा है, दिशा होती तो ये सदिश होती, लेकिन सदिश नहीं है तो अदिश है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं कि कार्य किए जाने पर एक वस्तु बल लगाया जाना आवश्यक है। बिल्कुल, यानी किसी भी कार्य को होने के लिए उसके ऊपर बल लगाना आवश्यक है। ये बात सही है, क्योंकि कार्य के सूत्र में क्या आता है, एफ आता है। एफ का मतलब बल होता है, तो बल लगाना जरूरी है। सी है कि कार्य का केवल परिणाम होता है। बिल्कुल, कार्य का केवल परिणाम होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप डी ऑप्शन को देखोगे कि कार्य होने के लिए वस्तु में विस्थापन होना जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि आपका सूत्र होता है कार्य का, वो होता है F गुणा S, यानी इसमें बल भी जरूरी है और विस्थापन भी जरूरी है। इसका मतलब कौन सी बात गलत थी? ऑप्शन नंबर ए आपका गलत था, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 5 कि एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, इस प्रकार से ऊपर पकड़ लेता है 30 सेकंड तक। तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना ज्ञात कीजिए, उसकी गणना कीजिए, उसका मान जूल में कितना होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, देखो। एक तो आपको दे रखा है कि एक स्कूल बैग है वो 4 kg का है, यानी बैग का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 4 kg। यह आपको दे रखा है। कितने सेकंड तक, इसमें जो समय दे रखा है कितने सेकंड तक पकड़ता है वो, तो साथी वो 30 सेकंड तक पकड़ता है। इस प्रकार से 30 सेकंड तक वो पकड़ के रखता है। ठीक है, अब मान लो ये लड़का है, ये मान लो कोई लड़का है, और इस लड़के ने अपने हाथ के अंदर इस प्रकार से स्कूल बैग को पकड़ रखा है। ये बैग है 4 kg का। ये बैग कितने का है, 4 kg का। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे साथी, तो इस बैग के अंदर बल तो है, बल तो इसके ऊपर लगा है 4 न्यूटन का, क्योंकि बाहर एक प्रकार का बल ही होता है। लेकिन साथी इस बैग के अंदर क्या नहीं है, विस्थापन नहीं है, विस्थापन नहीं है। ये इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, आपको अच्छे से बता रखा है कि ये जो बैग है ना इसको पकड़ के रखता है इस प्रकार से।
इस प्रकार से वो उसने पकड़ रखा है, यानी उस बैग को स्थिर कर रखा है, तो उसके अंदर बल तो है, बल तो किसके द्वारा लगा है, इस भार के द्वारा, इस 4 kg के द्वारा, लेकिन उस बैग के अंदर विस्थापन नहीं है। विस्थापन नहीं है मतलब विस्थापन का मान आपका शून्य है, और विस्थापन अगर शून्य है तो F गुणा S के द्वारा आपको अगर आप मान ज्ञात करोगे ना, तो F का मान तो आप 4 लिख सकते हो, लेकिन S का मान आप लिखोगे ना 0, तो ये मान कितना हो जाएगा साथी, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये जो 30 सेकंड आपको दे रखा है ना, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका कोई यहां पर महत्व नहीं है। इसका मतलब किया गया जो कार्य होगा उस लड़के के द्वारा वो होगा शून्य। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप 1000 क्वेश्चन ऐसे करवा चुके हो। बिल्कुल करवा चुका हूं, बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। यानी आपको 4 स्थितियां दे रखी हैं, इसमें से ऐसी स्थिति आपको बतानी है जहां पर आपका कार्य का मान बिल्कुल शून्य है, कार्य शून्य है, यह आपको बताना है। दे रखा है ना कि किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, जिसके अंदर कार्य नहीं हुआ है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 को देखो कि लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना। एक लड़का है, वो कमरे की दीवार को इस प्रकार से धक्का दे रहा है। अगर वो कमरे की दीवार को धक्का देगा तो उसने बल तो कुछ ना कुछ लगाया है, लेकिन साथ ही उस दीवार के अंदर जो विस्थापन है ना, वो क्या है आपका शून्य है। और अगर विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई को नहीं आई? आई ना? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें F का मान तो कुछ ना कुछ है, लेकिन S का मान शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कार्य आपका शून्य है। और यही बात आपको पूछी थी कि इसमें से कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके अंदर कार्य का उदाहरण नहीं है, मतलब कार्य उसके अंदर शून्य है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसने दीवार को धक्का दिया लेकिन उसमें विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ, और विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ तो किया गया कार्य शून्य है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि आपको कोई दिक्कत न रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर की, कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण खाली स्थान है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। साथ ही किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा? ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस का, मतलब कार्य का जो मान है वो किसके अंदर आना चाहिए, माइनस के अंदर आना चाहिए। तो आपको पता है W बराबर होता है आपका एफ एस कोस थीटा, यानी F का मान तो माइनस में हो नहीं सकता, S का मान माइनस में हम काम में लेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेंगे ना। और इस थीटा का मान है ना वो माइनस में हो सकता है, यानी कोस, इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या दे रखा है, कोस जो 45 है मेरे साथी, कोस 45, इसका जो मान होता है, इसका जो मान वो आपका होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। और ये प्लस का होता है। अगर ये प्लस का है और इसको हम गुणा करेंगे इससे, तो ये मान किसका आएगा साथी? प्लस का आएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, इसमें देखा है कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का जो मान है वो आपका 1 होता है, और कोस 0 डिग्री का मान प्लस का 1 है, तो इस प्लस 1 को हम इससे गुणा करेंगे तो उत्तर आपका किसका आएगा? प्लस का ही आएगा। ऑप्शन नंबर हम सी की बात करते हैं, कोस 90 डिग्री की बात करते हैं, और कोस 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है। इस 0 का गुणा यहां पर हम करेंगे तो ये साथी जो मान है ये पूरा मान आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, इसमें दे रखा है 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री का जो मान है मेरे साथी वो कितना होता है आपका? माइनस का 1 होता है। कितना होता है? माइनस का 1। अब इस -1 को गुणा मैं करूंगा इस संख्या के साथ, यानी f गुणा s गुणा -1 का गुणा करूंगा, तो ये पूरा मान किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका? माइनस का। तो किया गया कार्य आपका क्या गया? ऋणात्मक। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको यही पूछा था कि किस स्थिति के अंदर किया गया कार्य, कितना कोण होने पर किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होता है, तो 180 डिग्री कोण होने पर किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होता है। क्लियर है बात? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना है। साथी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहली बार करवा रहा हूं, तो अभी मैं आपको बता देता हूं वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य, वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान से समझना, कोई वृत्तीय पथ है, इस प्रकार से वृत्तीय पथ है, तो ध्यान रखना मेरे साथी, जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से गोल वर्ताकार पथ पर घूमती है ना, तो ये मान लो कोई वस्तु है,
ये कोई मान लो वस्तु है और ये वस्तु इस वर्ताकार पथ के ऊपर घूम रही है, तो इस पर होने वाले कार्य का मान आपको पूछा है। तो जब भी वर्ताकार पथ के ऊपर कोई वस्तु घूमती है तो उस वस्तु के ऊपर दो प्रकार के बल लगते हैं, दो प्रकार के बल, यानी वर्ताकार पथ के ऊपर कितने बल लगते हैं? दो बल। एक बल तो लगता है मेरे साथी अंदर की ओर और एक बल लगता है बाहर की ओर। इसको तो कहा जाता है मेरे साथी अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, और इसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। यानी याद रखना, जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर घूमती है तो उस स्थिति में उस वस्तु के ऊपर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बल का नाम है अपकेंद्रीय और एक बल का नाम है अभिकेंद्रीय। और इन दोनों का मान जो होता है ना, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय का मान, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय का जो मान है मेरे साथी वो बराबर होता है। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय का मान क्या होता है? बराबर होता है। यानी अगर ये 5 न्यूटन है ना तो ये भी कितना होगा? 5 न्यूटन का ही होगा। क्लियर है बात है? अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका जो परिणाम जो आएगा ना, इसका जो परिणाम आएगा मतलब इसका जो मान आएगा, परिणामी जो बल आएगा, लास्ट का जो बल आएगा वो आपका शून्य आ जाएगा। परिणामी बल इसमें क्या होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर है। और जब इसको हम घटाते हैं, घटाते क्यों हैं? क्योंकि एक तो ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर जो परिणामी बल का जो मान होगा मेरे साथी वो कितना हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। यानी यहां पर परिणामी जो F है ना वो आपका शून्य है। तो अगर F का मान शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? किया गया जो कार्य है मेरे साथी वो भी आपका शून्य हो जाएगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। क्यों? क्योंकि F का मान शून्य है तो F शून्य का आप किसी भी संख्या से गुणा कर दे तो उसका मान शून्य ही आता है, इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? आपका शून्य। तो वर्तीय पथ पर किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होता है मेरे साथी, ध्यान रखना। और ये कंसेप्ट मैंने आपको पीछे बताया भी था जब मैंने आपको कार्य का बेसिक कराया था ना, मतलब 19 नंबर क्लास में, तब मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि किस किस स्थिति के अंदर शून्य कार्य होता है, किस स्थिति में धनात्मक कार्य होता है और किस स्थिति में ऋणात्मक कार्य होता है। ये सारी बातें मैंने आपको पीछे से बता दी हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पीछे की जो क्लासेस है ना उनको देख लिया करो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका जो क्वेश्चन है वो गलत न हो। ठीक है? तो इसमें किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो साथी आपका ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो ना समझने के लिए तो ले सकते हो, कोई डाउट की इसमें बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे साथी। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मेलिएबल के गुण को कौन दर्शाता है? मेलिएबल के गुण को कौन दर्शाता है? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेलिएबल का मतलब क्या होता है। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी जरूरत पड़ती है, यानी इंग्लिश के टर्म आपको दे दिए जाते हैं, इंग्लिश के शब्द आपको दे दिए जाते हैं, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो मेलिएबल दे रखा है ना, मेलिएबल, इसका मतलब आपको हिंदी के अंदर पता होना चाहिए मेलिएबल का मतलब क्या होता है। तो साथ ही मेलिएबल का जो अर्थ होता है ना वो होता है लचीलापन, लचीलापन, लचीलापन। तो ध्यान रखना मेरे साथी, लचीलापन जो होता है ना वो किसके अंदर होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगर हम बात करते हैं गैर धातु की, गैर धातु का मतलब होता है अधातु, गैर धातु का मतलब होता है अधातु। तो साथी अधातु के अंदर लचीलेपन का गुण नहीं पाया जाता, यानी अधातु के ऊपर हम थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो वो टूट जाती है, वो भंगुर प्रकृति की होती है, इसलिए। तो गैर धातु के अंदर आपका लचीलेपन का गुण नहीं होता। अगर हम धातु की बात करते हैं, धातु की, तो साथी धातु के अंदर आपका जो लचीलापन है ना, लचीलापन वो पाया जाता है। और इसी लचीलेपन के कारण, इसी लचीलेपन के कारण मेरे साथी जो धातु है इसके तार बनाए जा सकते हैं। इसी लचीलेपन के कारण धातु की चद्रें बनाई जा सकती हैं, चद्रें। और अगर तार बनाए जा सकते हैं इसको कहा जाता है तन्यता, तन्यता। और चद्रें बनाए जाने के गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता कहते हैं, इसको हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। यानी कहने का मतलब धातुओं के अंदर लचीलेपन का गुण होता है, इसीलिए उसके अंदर तन्यता का गुण होता है, और इसी लचीलेपन के कारण उसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है। इसका मतलब लचीलापन या जो मेलिएबल का जो गुण है वो किसके अंदर होगा? धातु के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर।
10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है। अगर हम सोना की बात करते हैं तो सोना तो सामान्य अवस्था में नहीं, सामान्य ताप अवस्था में, द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता। चांदी भी नहीं पाया जाता, जर्मेनियम भी नहीं पाया जाता, तो फिर कौन पाया जाता है, गैलियम पाया जाता है। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दूंगा, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट में से आपके क्वेश्चन आएंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी के डाटा है, एनसीईआरटी के अंदर ये बातें लिख रखी हैं। देखो, एक नंबर जो फैक्ट है मेरे साथी, वो आपको याद रखना है कि सबसे कम गलनांक वाली धातुएं एक है मेरे साथी गैलियम। सबसे कम गलनांक वाली धातु जो है उसमें है, एक तो है आपका गैलियम और दूसरा है आपकी गैलियम और दूसरी है आपकी, दूसरी का नाम है सीजियम। गैलियम और सीजियम धातुओं का जो गलनांक है ना वो कम होता है। इसके अलावा जितनी भी धातुएं होती हैं उनका गलनांक होता है बहुत ज्यादा, लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक कम होता है। एक का नाम है गैलियम, दूसरी का नाम है सीजियम। साथ ही दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि हथेली पर रखने से पिघलने वाली धातुएं, हथेली पर रखने से पिघलने वाली धातुएं, हथेली पर रखने से पिघलने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो है आपकी गैलियम और एक है आपकी सीजियम। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका जो गलनांक है ना, गलनांक वो बिल्कुल कम होता है। इसलिए अगर इनको इस प्रकार से हथेली पर रख लेंगे ना तो ये पिघल जाएंगी। हमारी हथेली का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये क्या हो जाती है, पिघल जाती है। इतना कम इनका क्या होता है, गलनांक होता है। क्लियर है बात है। अच्छा, अगर हम एक क्वेश्चन की और बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली गैसें, पाए जाने वाली धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली जो धातु है मेरे साथी, उसका नाम है पारा। पारा जो धातु है ना वो कमरे के तापमान के ऊपर क्या हो सकती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे का जो तापमान होता है उस अवस्था में। और साथ ही 4 नंबर आपको याद रखना है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है उसका नाम है, एक तो आपका हो गया गैलियम, एक आपका हो गया सीजियम और एक आपका हो गया ये पारा। ये पारा भी सामान्य तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार हटा देता हूं, एक बार के लिए इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, यहां पर बता देता हूं। एक आपसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर आपसे पूछा जा सकता है, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है मेरे साथी सोडियम। सोडियम जो धातु है उसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। Na जो आपकी धातु है, सोडियम जो धातु, उसको हम चाकू से काट सकते हैं, इतनी नरम होती है ये। इसके अलावा 6 नंबर आपसे पूछा जा सकता है, सबसे अधिक तन्य धातु, तो इसका नाम होता है सोना, Au। तन्य का मतलब होता है इस प्रकार से खींच करके हम इसको कितना तान सकते हैं, इसके तार बना सकते हैं। तो साथी जो आपका सोना है ना, सोना, इसको हम सबसे ज्यादा खींच सकते हैं। ध्यान रखना, 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से लिख रखा है 10th क्लास में कि 1 ग्राम सोने से हम कितने किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सोच के देखो कितनी तन्य धातु है। दूसरा, 1 नंबर तो इसका सोने का है और दूसरा जो नंबर है साथी वो है आपका Ag का। Ag मतलब सिल्वर यानी चांदी का। दूसरी तन्य धातु आपकी कौन सी है, तो वो है आपकी चांदी। 7 नंबर आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय। अगर हम आघातवर्धनीय की बात करते हैं तो उसमें भी वही 2 नाम आते हैं, एक नंबर Au और दूसरा नंबर आता है आपका Ag का। क्लियर है। एक आपसे पूछा जा सकता है, सबसे अधिक सुचालक धातु,
सबसे अधिक जो सुचालक धातु होती है साथी उसका नाम होता है आपका, सबसे अधिक जो सुचालक धातु होती है उसका नाम है चांदी। चांदी जो है ना वो सबसे अधिक सुचालक होती है। 9 नंबर जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कुचालक धातु। कुचालक धातु, कुचालक धातु कौन सी है? तो कुचालक धातु है आपकी लेड या फिर सीसा। लेड या जो सीसा होती है वो आपकी कुचालक धातु होती है। लेड या जो सीसा होती है वो आपकी कुचालक धातु होती है। इसके अंदर हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। इतने डाटा तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। यहां से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथी, फिर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप ले लिया होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ना उस क्वेश्चन को देख लो। आपसे क्या पूछा था कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो गैस है मेरे साथी वो कौन सी है? तो वह है आपकी गैलियम। ऑप्शन के आधार पर करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखा होगा वही तो करेंगे। इसमें आपको सोना, चांदी, जर्मेनियम दे रखा है कि द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती। द्रव अवस्था में सामान्य ताप के ऊपर कौन पाई जाती है? आपकी गैलियम पाई जाती है, गैलियम। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? इन धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। उस चमकदार होने के गुण को हम क्या कहते हैं? तो साथी जो धातु होती है, धातु की सतह चमकदार होती है, इसलिए उस गुण को हम क्या कह देंगे? धात्विक चमक कह देंगे। क्या कह देंगे? धात्विक चमक। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धात्विक चमक उसको कहा जाता है। आघात वर्धनीयता हम किसको कहते हैं? आघात का मतलब होता है चोट, वर्धनीयता का मतलब बढ़ना। चोट मारने पर जो बढ़ती है, जिसकी चद्रे हम बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं आघात वर्धनीय। और तन्यता का मतलब होता है उसको खींच करके इस प्रकार से तार को बनाए जाना। तार हम खींच के तार बना दें तो उस गुण को हम कहते हैं तन्यता। क्लियर है बात? तो ये थी आपकी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी 12 नंबर क्वेश्चन की ओर कि धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि? धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण क्यों होता है, उसका कारण क्या है? यह आपसे पूछा है। अभी मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान देना कि जो धातु होती है, धातु, उस धातु के अंदर आपका आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का गुण होता है। तो ये आघात वर्धनीयता का जो गुण है मेरे साथी, ये क्यों होता है, ये आपसे पूछा है, उसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो ध्यान रखना मेरे साथी, जो धातु होती है, इस धातु की जो परत है ना, परत, धातु जो बनी होती है, उस धातु की जो अलग अलग परतें हैं ना, वो जो परतें हैं वो परत एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। इसलिए धातुएं क्या होती हैं? कोमल होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। अगर धातुओं की परतें एक दूसरे से फिसलेंगी नहीं ना, तो एक जगह चिपकी रहेंगी और वो धातु बढ़ेगी नहीं। जैसे उसके ऊपर हम चोट मारते हैं तो वो जो परत होती है इसकी, ये परत इस प्रकार से हो जाती है, इस प्रकार से अलग अलग, जिसके कारण ये इस प्रकार से क्या हो जाता है? चौड़ाई ले लेती हैं ये। तो परत होती है धातु के, वो एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं। यानी कहने का मतलब जो धातु होती है उसकी परत एक दूसरे से ऊपर से फिसल जाती हैं, इसीलिए इसके अंदर क्या होता है? आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? आघात वर्धनीयता का मतलब होता है छिद्र बनाना। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है? अगर हम बात करते हैं लिथियम फॉयल की, मतलब लिथियम एक धातु है, लिथियम धातु की जो छिद्र होती है वो आपका आघात वर्धनीयता का गुण है। अगर हम बात करते हैं इंडियम पन्नी की, साथ ही अगर हम बात करते हैं इंडियम पन्नी की, जो इंडियम है इसकी जो पन्नी होती है, इंडियम की जो पन्नी होती है, इस इंडियम पन्नी के ऊपर अगर आप चोट मारते हो ना, चोट मारने पर ये टूट जाती है, चोट मारने पर ये टूट जाती है। इसलिए इंडियम की जो पन्नी होती है वो आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करती। इसके अलावा जो भी आपकी
चद्दर होगी, उसके ऊपर आप चोट मारोगे तो वो टूट नहीं सकती, वो और ज्यादा फैल जाएगी। लेकिन इंडियम पन्नी के ऊपर अगर आप चोट मारते हो तो वो टूट जाती है। इसीलिए इंडियम की जो पन्नी होती है वो आघात वर्धनीयता का गुण नहीं दर्शाती। ये फैक्ट है मेरे साथी, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें समझने की भी कोई बात नहीं है, इसको सिर्फ याद रखना है कि इंडियम धातु की जो पन्नी होती है उसके ऊपर चोट मारती है वो टूट जाती है, इसका मतलब वो आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करती। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? तो साथी मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। एक तो आपकी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं और एक आपका धातुओं का ऑक्साइड होता है। धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है, इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी क्षारीय। क्षारीय यानी बेसिक, बेसिक क्योंकि क्षार को हम बेस कहते हैं, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो बेसिक होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिक इनकी क्या हो जाएगी? प्रकृति। धातु ऑक्साइड के कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे NaO, NaO, Na2O, Na2O, CaO, है ना, CuO, यानी ये आपकी धातु है, इसके आगे ऑक्साइड लग गया, इसका मतलब धातु ऑक्साइड है। तो इन सभी की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? आपकी क्षारीय होगी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था कि Na2O की प्रकृति कैसी है, तो आपको उत्तर देना था बेसिक या क्षारीय, क्योंकि ये आपका धातु ऑक्साइड है। तो कोई उदाहरण देके भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा धातु ऑक्साइड है और कौन सा अधातु ऑक्साइड है। अगर हम बात करते हैं मेरे साथी अधातु ऑक्साइड की, कि जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति या फिर एसिडिक प्रकृति, अम्लीय या फिर एसिडिक इनकी प्रकृति होती है। क्लियर है बात है? और आपके धातु के ऑक्साइड कौन से हो जाएंगे? जैसे CO मतलब कार्बन ऑक्साइड, है ना, कार्बन ऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। एक CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? अधातु ऑक्साइड हैं। अधातु Na2, N2O, ये भी है आपकी क्या है? N एक नाइट्रोजन धातु है और ये आपकी धातु क्या होती है? नाइट्रोजन आपकी गैस है और गैस क्या होती है? आपकी अधातु। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके अधातु ऑक्साइड है और इन सभी की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। तो आपको ध्यान रखना धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है बात है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लाल सहवनीय संयोजी उत्तक कौन सा है? लाल भी होना चाहिए, सहवनीय भी होना चाहिए और संयोजी उत्तक भी होना चाहिए। लाल का मतलब तो आपको पता है उसका रंग लाल होना चाहिए। सहवहनी का मतलब होता है कि वो आगे से आगे बढ़ना चाहिए। सहवहनी का मतलब होता है, सहवहनी का मतलब होता है आगे से आगे बढ़ना, आगे से आगे बढ़ना, आगे से आगे बढ़ना यानी गति करना। वो सहवहनी भी होना चाहिए और संयोजी उत्तक भी होना चाहिए। संयोजी उत्तक, तो साथ ही संयोजी उत्तक की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो हड्डी होता है वो भी आपका संयोजी उत्तक है, रक्त भी आपका संयोजी उत्तक है और आपका जो उपास्थि जो है ना, उपास्थि, वो भी आपका संयोजी उत्तक है। इनमें से अभी आपको यह बताना है कि लाल सहवनीय उत्तक कौन सा है। तो हड्डी लाल होती है क्या? नहीं होती। हड्डी गति करती है क्या? नहीं करती। यानी ये थोड़ी है कि हमारे सर की हड्डी हमारे पैरों में चली जाए, नहीं हो सकती ना, ऐसे नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जो हड्डी है वो आपका लाल सहवनीय उत्तक नहीं है। तो फिर कौन है? आपका रक्त जो है ना वो लाल सहवनीय उत्तक है, क्योंकि ये आगे से आगे गति भी करता है और संयोजी उत्तक भी है और लाल भी है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है ना, सी, वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रक्त को ही हम क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं। रक्त का ही दूसरा नाम क्या है? रुधिर। रक्त का ही दूसरा नाम आपका रुधिर है मेरे साथी। क्लियर है बात? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कि खालिस्तान उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, यानी कौन से उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? मैंने आपको बताया भी था साथी, दो आपको उत्तक याद रखने हैं। एक तो आपका जो ग्रंथियों का निर्माण करने वाले जो उत्तक हैं, ग्रंथियों का निर्माण करने वाले जो उत्तक हैं, निर्माण करने वाले जो उत्तक है मेरे साथी, उसमें एक तो आपका आता है एपिथीलियल, एपिथीलियल, और दूसरा आपका आता है वाहिका,
वाहिका, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर जो साथी बी है ना, बी, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि ग्रंथियों का निर्माण करने वाले ऊतक कौन से होते हैं। एक नंबर एपिथेलियल, दूसरा आपका वाहिका। अगर ऑप्शन में एपिथेलियल होता तो ये हो जाता, अब इसमें वाहिका दे रखा है तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित किया जाता है। पुराने जाइलम की बात करते हैं। पहले हम जाइलम की बात करते हैं। जाइलम जो होता है, जाइलम ये पौधों का ऊतक होता है, पौधों का ऊतक, ये पौधों का ऊतक होता है। और ये जो जाइलम होता है ये कार्य क्या करता है मेरे साथी, ध्यान रखना, ये पौधों के अंदर जल का वहन करता है। जल का वहन यानी जल जो है वो जड़ों के द्वारा पौधे के अंदर जाता है और जड़ों से वो पत्तियों तक चला जाता है, पत्तियों तक चला जाता है। तो उस जल का वहन करने का जो काम है वो किसका होता है, जाइलम ऊतक का होता है। अगर हम पुराने जाइलम की बात करते हैं तो जो पुराने जाइलम होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो संग्रहित होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित होते हैं किसके अंदर, आपके पुराने जाइलम में। और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो किसके रूप में संग्रहित होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो याद रखना साथी, जो रेजिन वह जो गोंद होता है, गोंद आपने नाम सुना होगा, पौधे का जो बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जहां से उनका गोंद बाहर निकलाता है, तो वो उसका अपशिष्ट पदार्थ है। तो पुराने जाइलम के अंदर आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और वो किसके रूप में होते हैं, तो गोंद के रूप में। एक होता है आपका रेजिन, आपने देखा होगा मेरे साथी, एक मिनट, आपने देखा होगा बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनके जहां से मतलब शाखाएं अलग अलग होती हैं वहां से पानी सा बाहर निकलता है, तो वो पानी सा जो होता है, तेल सा, वो होता है आपका रेजिन, काले काले रंग का सा। तो वो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है। और वो कहां पर स्थित होता है साथी, वो आपका स्थित होता है पुराने जाइलम के अंदर। कहां पर, पुराने जाइलम में। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो पुराने जाइलम के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किसके रूप में संग्रहित होते हैं, रेजिन और गोंद के रूप में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है, कहने का मतलब इसमें 3 कथन गलत दे रखे हैं, जो सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए को देखो कि पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते। साथ ये बात गलत है। जो पादप जो होते हैं ना वो अपने अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मिट्टी के अंदर भी करते हैं, मिट्टी के अंदर भी करते हैं। ध्यान देना कि मान लो ये कोई पौधा है और ये पौधे की जड़ें हैं, और पौधे का जो अपशिष्ट जो पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थ वो आपका O2 भी होता है, ऑक्सीजन। तो पौधा क्या करेगा, कुछ ऑक्सीजन को तो अपने पत्तों के माध्यम से क्या कर देगा, इस पत्तों के माध्यम से इसको बाहर निकाल देगा, और कुछ ऑक्सीजन को अपनी जड़ों के माध्यम से कहां छोड़ देगा, मिट्टी के अंदर। तो ये बात तो साथी गलत है। आपको तो सही बतानी है, सही कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत है, क्योंकि पौधे मिट्टी के अंदर भी क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ते हैं। ये इसमें गलत दे रखा है, इसमें कह रखा है कि नहीं करते, हालांकि वो करते हैं किसके रूप में, ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है। दूसरे को देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट पदार्थ है। गलत बात है मेरे साथी। पौधों के अंदर जो अपशिष्ट होता है वो आपका O2 होता है। CO2 जो होता है ना वो पौधों के अंदर अपशिष्ट नहीं होता, पौधों के अंदर अपशिष्ट नहीं होता आपका CO2। ये तो उस पौधे के लिए आवश्यक होता है भोजन बनाने के लिए। हमारे शरीर की बात करें ना तो हमारे शरीर के अंदर CO2 अपशिष्ट है और ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन पौधों में उल्टा है, पौधे के अंदर जो अपशिष्ट है वो तो ऑक्सीजन है और उसके लिए जरूरी क्या है, CO2 है। तो ये बात भी गलत दे रखी है इसने। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि पादपों में, एक मिनट, पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण के द्वारा निकाल दिया जाता है, स्थानांतरण के द्वारा निकाल दिया जाता है। गलत बात। यानी पौधे क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा अपना जल है वो ग्रहण करते हैं और उस जल को ऊपर लेके जाते हैं। जितना जल जरूरी है वो तो अपने शरीर में काम में ले लेते हैं, और जो अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त जो जल होता है मेरे साथी, उस अतिरिक्त जल को पत्तियों के माध्यम से वातावरण में क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। और किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, तो ध्यान रखना मेरे साथी, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, वो
अपने जल को बाहर निकालते हैं, और इसमें दे रखा है स्थानांतरण द्वारा, तो ये बात तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी को देखो कि कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रेजिन के रूप में संचित होते हैं। बिल्कुल होते हैं, अभी अभी मैंने बताया था आपको कि कुछ पौधों के अंदर जो आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं वो तेल के रूप में, रेजिन के रूप में संचित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि कौन सी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, कि पौधों की पत्तियों के द्वारा तैयार किया गया जो भोजन है वो फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन किन भागों में जाता है। अब अगर आप सोच के देखोगे मेरे साथी, तो ये जो पौधा है, ये जो पौधा है, इस पौधे की ये जो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के अंदर क्या बनता है? भोजन बनता है। इस पत्ती के अंदर भोजन बनता है, और इस भोजन को फ्लोएम नाम के ऊतक द्वारा, फ्लोएम नाम के ऊतक के द्वारा क्या किया जाता है? वहन किया जाता है। इस भोजन का वहन कौन करता है? ये फ्लोएम नाम का ऊतक करता है। अब फ्लोएम नाम का जो ऊतक है वो ये तो है नहीं कि यहां भेज देगा और यहां नहीं भेजेगा, यानी पौधे के सभी भागों को भोजन की जरूरत है, सभी भाग भोजन करने की आवश्यकता है, पौधे को सभी भागों को भोजन करने की आवश्यकता है, मतलब सभी भागों के अंदर भोजन जाता है। तो इसमें देखा केवल बीज और विभजोतकों में नहीं, केवल नहीं हो सकता, केवल बीज और जड़ों में नहीं। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना वो देखो, जड़ों में, बीजों में, फलों में और विभजोतकों में। विभजोतक एक ऊतक होता है जो शाखाओं को अलग अलग करता है। तो ये जो आपका भोजन है ना, भोजन आपका सभी भागों में जाता है, जड़ के अंदर भी जाता है, इसके जो बीज होते हैं, जो फल होता है बीज, फल के अंदर भी जाता है, फल में जो बीज होता है उस बीज के अंदर भी जाता है, विभजोतक जो ऊतक होते हैं, विभजोतक उसके अंदर भी जाता है। यानी कहने का मतलब सभी भागों में जाता है, भोजन जो होता है वो सभी भागों में जाता है, कोई एक विशेष भाग में नहीं जाता, वो सभी भागों में जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 4 नंबर आपके 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में सहवनी ऊतक का भाग नहीं है। सहवनी ऊतक का भाग इनमें से कौन सी नहीं है? सहवनी का मतलब होता है कि जो किसी न किसी प्रकार के पदार्थ का वहन करती हो, किसी न किसी पदार्थ का वहन करती हो, उसको हम कहते हैं सहवनी कोशिकाएं। अगर हम मेरे साथ ही बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 कोलेन काइमा की, कोलेन काइमा। अगर हम कोलेन काइमा की बात करते हैं तो मेरे साथ ये जो कोलेन काइमा होता है ये पौधों की टहनियों में लचीलापन लाता है, लचीलापन लाता है। यानी कहने का मतलब ये जो आपका कोलेन काइमा होता है ना, कोलेन काइमा, या ये क्या करेगा? कोलेन काइमा टहनियां जो होती है वो लचीली होती है, वो टूटती नहीं है, मतलब उनको समर्थन प्रदान करने का काम किसका है? कोलेन काइमा का। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, सहवाहिका की, सहवाहिका की अगर बात करते हैं तो साथियों जो सहवाहिका जो होती है, सहवाहिका ये आपकी जाइलम के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? जाइलम के अंदर। और जाइलम किसका वहन करता है? जल का वहन करता है। ये किसका वहन करता है? जल का वहन। इसका मतलब ये तो क्या है? एक प्रकार का आपका सहवनी कोशिकाएं हैं। ये तो आपकी सहवनी कोशिका है क्योंकि ये वहन करती है, किसका वहन करती है? जल का वहन करती है। क्लियर है बात? अगर हम बात करते हैं वाहिका की, तो जो वाहिका होती है ये फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। वाहिका किसके अंदर मिलती है? फ्लोएम के अंदर। वाहिका किसके अंदर होती है? फ्लोएम के अंदर। और ये किसका करती है? भोजन का वहन करती है, भोजन का वहन। इसका मतलब ये भी वहन करती है, इसलिए ये भी क्या है? आपकी सहवनी कोशिका है। अगर हम बात करते हैं पेरेनकाइमा की, पेरेनकाइमा की बात करते हैं तो पेरेनकाइमा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन को संचित करने का कार्य करता है, संचित करने का कार्य। और भोजन जो बनता है उस भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। यानी कहने का मतलब इस फ्लोएम की सहायता कौन कर रहा है? ये पेरेनकाइमा कर रहा है। अगर फ्लोएम आपका सहवनी कोशिका है तो पेरेनकाइमा भी क्या हो जाएगी? सहवनी कोशिका हो जाएगी। इसका मतलब ये तीनों तो क्या है? आपकी सहवनी कोशिका हैं। ये तो आपकी सहवनी कोशिका हैं। और जो कोलेन काइमा है वो सहवनी कोशिका नहीं है, क्योंकि वो क्या करती है? लचीलापन प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार का कोलेन काइमा, एक पेरेन काइमा और एक होता है आपका स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा एक होता है आपका। और ये जो स्क्लेरेन काइमा जो होता है ये क्या करता है? स्क्लेरेन काइमा जो मेरे साथी होता है वो पौधों को मजबूत बनाता है, मजबूत
व कठोर। मजबूत व कठोर बनाने का जो काम है वो किसका है? मजबूत व कठोर बनाने का काम स्क्लेरेनकाइमा का है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, पेरेनकाइमा क्या करता है, कोलेनकाइमा क्या करता है। तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये संवहनी उत्तक के भाग नहीं है, संवहनी कोशिका के भाग नहीं है। आपका जो पेरेनकाइमा जो होता है वो आपका संवहनी उत्तक का भाग होता है, वाहिका भी संवहनी उत्तक का भाग होता है, संवाहिका भी जल का वहन करती है, इसलिए ये भी क्या है? संवहनी कोशिका का भाग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बात है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे। उम्मीद करूंगा आपको क्लास पसंद आ रही होगी, अच्छे से आपकी तैयारी है वो हो रही होगी। फिर भी कोई अगर आपको सुझाव देना है तो आपका कमेंट आमंत्रित है, कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका सुझाव होगा वो मैं बदलाव करने की कोशिश करूंगा, या कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर आपकी क्लास होती है और रेगुलर रहेगी मेरे साथ ही। हर साल आपके रेलवे के एग्जाम हैं, इसलिए आपको साइंस तो पढ़नी ही पड़ेगी। अब आपका ALP का है, फिर टेक्नीशियन का है, फिर NTPC का है, फिर ग्रुप D का है, फिर वापस से यही रिपीट होने लगेंगे। तो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा और आप पढ़ पढ़ के निकलते जाइए और अपने दोस्तों को सजेशन देते जाइए कि ऐसे ऐसे साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक ही पढ़ाते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों यारों दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे उनको भी फायदा मिले और वो भी अपने सपनों को साकार कर सकें। तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए साथी जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इतना कहना चाहूंगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपने मेहनत को जारी रखिए। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आपको जल्द सपने आपके साकार हों, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे और मैं आपके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो धन्यवाद साथी जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।